तो प्यारे भाइयों, आज का सेशन होने वाला है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। क्लास 12 की केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 19.13 का क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका था, 26 नंबर से आज देखेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी क्वेश्चंस को। प्यारे भाइयों, अगर आप चैनल पर विजिट किए हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैसा नहीं लगता, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे 10-15 दोस्तों को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है dx अपॉन साइन एक्स इंटू 3 + 2 cos x। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में आखिर? तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिएगा, नीचे में cos x है ना, नीचे में अगर cos x को आप z मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर में sin x अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है। तो sin x के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी sin x से गुना, नीचे भी sin x से गुना। तो दोनों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ sin x से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं इसमें। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ऊपर भी अगर हम sin x से गुना कर देते हैं और नीचे भी sin x से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर x हो जाएगा। और इंटू में 3 + 2 cos x है, ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। अब इस sin स्क्वायर x को आप cos x में चेंज कर सकते हैं, cos के टर्म में ला सकते हैं। तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ, ऊपर में sin x रहेगा, डेरिवेटिव है cos x का, और नीचे में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x को आप चेंज कर सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। और इंटू में 3 + 2 cos x, ये तो रहेगा 3 + 2 cos x, इस तरीके से रहने देते हैं, इसको लिखते हैं dx, ठीक है। आप यहाँ से भी चाहें तो cos x को z मान लीजिए, लेकिन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, sin x और अपॉन 1 - cos स्क्वायर x है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ करके इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 + cos x और इंटू में 1 - cos x, ठीक है। और इंटू में ये क्या बच गया, 3 + 2 cos x है, तो ये रहने देते हैं cos x, ठीक है। और इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम नीचे वाला जो भी cos x के टर्म में है ना ये फंक्शन, तो हम मान लेते हैं, माना z किसको मान लेते हैं, तो cos x को, ठीक है। तो dz क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो -sin x dx हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो लेकिन ऊपर में हमको सिर्फ sin x और dx ही है, माइनस नहीं है, तो इस माइनस को हम क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो ये -dz हो जाएगा। अब सब में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ, देखिएगा नीचे में 1 + cos x है, cos x को हम z माने हैं तो 1 + z हो जाएगा, और इंटू में 1 - z हो जाएगा, और इंटू में 3 + 2z हो जाएगा। और ऊपर में sin x dx है, ये किसके बराबर है, तो -dz के, तो -dz लिख देते हैं। आप चाहें तो माइनस को बाहर में भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर क्यों लें, जब अंदर में फंक्शन सब है ही, हम माइनस से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो माइनस से ही किसी फंक्शन में हम गुना कर देते हैं, तो 1 - z है ना, इसमें हम माइनस से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, z - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में हम इसको हम z - 1 लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, और इसको तो सीधे 1 + z है तो z + 1 भी लिखा जा सकता है, और इंटू में 3 + 2z हो जाएगा। ऊपर इसी तरीके से बच गया dz। अब यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न का यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको मानेंगे, क्या मानना है, तीन वो एक पावर वाला है, तीनों अलग अलग मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं किसको, तो 1/z - 1 और इंटू z + 1 और इंटू 3 + 2z है। इसको हम मान लेते हैं क्या, तो a/z - 1 और प्लस b/z + 1 और प्लस c/3 + 2z, ठीक है। 3 + 2z सबको आप क्या करो, कपड़ा पहना दो, ऐसे करके अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से समझना है। देखिएगा, इसका एलसीएम, इसका अगर एलसीएम करते हैं तो तीनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग है तो गुना होगा नीचे से नीचे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। सिर्फ ऊपर वाला को ही हम लिखेंगे, ऊपर में क्या है, 1 है, 1 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर। अब इधर क्या आने वाला है, तो ये z - 1, इसके एक का भाग है ना नीचे वाला, इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा z + 1 और 3 + 2z। तो a × z + 1 और इंटू क्या बचेगा, 3 + 2z, ठीक है। दूसरा b वाला टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस b × 2z, ये है z + 1 से इसमें भाग देंगे, पूरा में z + 1 कटेगा, बचेगा z - 1 और 3 + 2z, z - 1 और इंटू 3 + 2z, ये बच जाएगा। अब c की बारी, 3 + 2z से इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा, z - 1 इंटू z + 1 बचेगा, प्लस c × z - 1 इंटू z + 1, ये बच रहा है। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं,
कुछ भी नहीं। देखिएगा अब यहाँ से क्या करना है, आपको ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो ए के लिए हमने क्या बताया था कि बी और सी में कॉमन फैक्टर खोजेंगे, बी का मान निकालना है तो ए और सी में कॉमन फैक्टर, जिसका भी मान निकालना है ना तो उसको छोड़ करके बाकी के जो भी फैक्टर बच रहे हैं उसको आप जीरो करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहले ए का मान निकालना है, तो बी और सी को हम जीरो करेंगे तो क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, तो जेड का मान क्या रखे जिससे बी और सी जीरो हो जाए। तो पहले हम खोजेंगे उसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन सा है, तो जेड माइनस वन और जेड माइनस वन कॉमन है। जेड माइनस वन को जीरो करेंगे तो ये दोनों खुद ही जीरो हो जाएगा। जेड माइनस वन को जीरो करने के लिए आपको जेड का वैल्यू क्या लेना चाहिए, तो जेड का वैल्यू वन लेना चाहिए, चूँकि वन में से वन जाएगा तो जीरो। देखिएगा जेड की जगह पर अगर वन रखेंगे तो वन में से वन गया तो जीरो, ये दोनों क्या हो जाएगा जीरो। तो जेड का वैल्यू वन रखना चाहिए तो हमको ये दोनों जीरो हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो जेड का वैल्यू अगर वन रखेंगे तो वन वन टू हो जाएगा और थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, पाँच दूना 10, ए का मान आ जाएगा 1/10, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया 1/10। इसी तरीके से अब हमको बी का मान चाहिए, तो बी के लिए हम ए और सी में कॉमन खोजेंगे, जेड प्लस वन मिल गया। जेड का मान -1 रखने पर जीरो हो जाएगा, तो जेड बराबर हम -1 रखते हैं तो हमको बी का मान निकलेगा। -1 रखिए यहाँ, -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और -1 इससे यहाँ होगा तो 3 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इतना से b में गुना होगा बराबर 1 के होगा, तो -2b बराबर 1 के है, तो b क्या हो जाएगा -1/2। तो b का मान यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2, ये हो गया। अब आपको c का वैल्यू ज्ञात करना है, तो c के लिए क्या करेंगे, a और b में कॉमन फैक्टर खोजना पड़ेगा। c का वैल्यू निकालना है, मतलब c को छोड़ करके जो भी फैक्टर बच रहा है उसको आप जीरो के बराबर करेंगे। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 3 + 2z है ना। 3 + 2z को अगर जीरो करना है, तो 3 + 2z को यदि जीरो करना है तो z का क्या वैल्यू रखना चाहिए, तो इसको जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या कहेगा 2z बराबर, ये 3 उधर जाने के बाद -3, z का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2। यहाँ से हमको पता चल गया कि z का मान -3/2 रखेंगे तो ये और ये क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो हो गया। c का मान निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं -3/2 रखते हैं, तो z के जगह पर -3/2 रखेंगे और -1 हो जाएगा, और इनटू में -3/2 और +1 हो जाएगा, और इनटू में क्या c तो है ही रहेगा, बराबर किसके है, तो इधर तो 1 ही है ना, 1 रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या होता है c इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में 2, ऊपर में -3 -2 हो जाएगा, नीचे में 2 -3 और +2 हो जाएगा, बराबर 1 के रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आएगा c इंटू -5/2 और ये हो जाएगा -1/2 बराबर 1। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 5/4 आएगा, प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस है प्लस हो जाएगा, 5/4 आएगा, 5/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5। तो c का मान भी आ गया, इसीलिए यहाँ से हमको c का मान क्या लिख देंगे 4/5, ठीक है। ए बी सी तीनों का मान आ गया, ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नाउ क्या करेंगे, अब पुट करेंगे जो भी हम जिसका इंटीग्रल हमको ज्ञात करना था, इसको हमने जो भी माना है, तो इसमें ए बी सी है, ए बी सी का मान निकाल लिए हैं तो हम मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कितना आया 1/10 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा 1/z-1, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। बी का मान क्या है -1/2 है, -1/2 हम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इसको इस तरीके से नहीं माइनस लिखेंगे और 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल ऑफ क्या बच जाएगा 1/z+1, इंटीग्रल जेड के सापेक्ष, ठीक है। और प्लस c है, c का वैल्यू कितना है 4/5 है, कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ क्या बच जाएगा 1/3 + 2z, इंटीग्रल z के सापेक्ष, ठीक है। अब सभी का इंटीग्रल क्या आएगा, सब 1/x के रूप में है, log ऑफ mod ऑफ x हो जाएगा इंटीग्रल इसका। तो देखिएगा क्या होता है 1/10 log ऑफ mod ऑफ z-1 हो जाएगा, और -1/2 log ऑफ mod ऑफ z+1 हो जाएगा, और प्लस 4/5 log ऑफ mod ऑफ 3 + 2z, और प्लस c। लेकिन यहाँ z का गुणांक है ना, को जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल निकाल रहे हैं उसका जो भी गुणांक है उसका इंटीग्रल निकालने के बाद उस गुणांक से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल में भाग देना पड़ेगा। तो z का गुणांक है 2, तो आपको क्या करना है 2 से भाग भी तो देना है इंटीग्रल में। तो देखिएगा 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, बाकी आंसर सेट है, क्या हो जाएगा 1/10 log ऑफ mod ऑफ z, हमने किसको माना था cos x को, cos x वैल्यू पुट कर दो,
कॉस एक्स माइनस 1 और माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा ये 2/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 + 2 कॉस एक्स प्लस सी। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। और प्यारे भाई किन्हीं लोगों का कहना होगा कि यहाँ पे आंसर मैच नहीं हुआ, कॉस एक्स माइनस 1 आ गया, लेकिन देखिए कि मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर आप माइनस से गुना भी कर देंगे तो बाहर आके प्लस ही होना, वैल्यू बराबर है, बात बराबर है। इसको आप 1 माइनस कॉस एक्स लिखें चाहे कॉस एक्स माइनस 1 लिखें, 1 माइनस इसमें से देखिए माइनस आप कम बाहर निकालिएगा कॉमन लेकर के, इस मॉड के अंदर ही रहेगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद 1 आ जाएगा प्लस में, कॉस एक्स आ जाएगा माइनस में, मॉड के बाहर आने के बाद तो प्लस ही होना है। तो ये रहा अपना प्यारा सा आंसर, ये भी आंसर सही है। आप चाहें तो इसको 1 माइनस कॉस एक्स भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं, नोट देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 4x का इंटीग्रल याद करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग में जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हर एक पद हर एक टर्म को समझाएंगे आपको। इंटीग्रल ऑफ, देखिए साइन एक्स है, ऊपर में रहने दीजिए, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो क्या इसको साइन 2a के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसको हम लिख देंगे साइन 2 इंटू 2x लिखा जा सकता है इस तरीके से। इंटीग्रल किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये साइन 2a के फॉर्म पे आ गया। अब इसको 2 sin a इंटू कॉस ए के पद में चेंज कर सकते हैं ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 sin a इंटू कॉस ए। तो ये तो 2 होगा, साइन ए के जगह पर कितना है 2x है, तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब देखिए ये तो साइन 2x है, फिर इसको थोड़ा और तोड़ा जा सकता है, तो थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, थोड़ा सा और। तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन 2x है ना, इसको हम फिर से चेंज कर देते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स में, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस 2x, ठीक है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। देखो भाई यहाँ साइन x से साइन x क्या हुआ? कट गया, ठीक है। साइन x से साइन x कट गया, चलिए कट गया तो कटने दो। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, देखिए नीचे में कांस्टेंट है ना 2 गुने 2, ये क्या है गुना लिख लो, यहाँ पे पॉइंट नहीं दो, 2 गुना 2 4 है ना, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं 1/4 कांस्टेंट। क्या बचेगा 1 अपॉन में cos x इंटू कॉस 2x बचेगा, cos x इंटू कॉस 2x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। देखो यहाँ पे एक चीज़ और किया जा सकता है, अगर नीचे में cos x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है sin x, ऊपर में sin x से गुना करेंगे तो फिर नीचे में भी sin x से गुना करना पड़ जाएगा। तो एक काम हम करते हैं, cos x से ऊपर भी गुना कर देते हैं, cos x से नीचे भी गुना कर देते हैं। क्यों करेंगे गुना? तो देखो 1/4 है, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर भी cos x से गुना कर दें तो ऊपर cos x हो जाएगा, नीचे भी cos x से गुना करेंगे तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब नीचे वाला सभी टर्म को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, ठीक है। साइन में किस तरीके से चेंज होगा देखो, 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos x है, ऊपर में रहने देते हैं, और नीचे cos स्क्वायर x है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। और cos 2x है, cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में साइन के पद में सारा आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे z मान लेंगे, और इसका डेरिवेटिव होता है cos x, ऊपर में अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मानेंगे यहाँ से, मान लेते हैं। माना z बराबर क्या है साइन x है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे यदि dz, तो क्या हो जाएगा cos x dx, यही होगा ना। अब देखो 1/4 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, नीचे वाला टर्म जो भी है 1 माइनस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इंटू में 1 माइनस 2z स्क्वायर, ये होगा। और cos x dx है ना ऊपर में, ये किसके बराबर है dz के, तो यहाँ से ये हो गया सीधा, बस। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ये भी 2 पावर वाला, ये भी 2 पावर वाला, मान सकते हैं ना। 2 पावर वाले को क्या करते हैं ax + b करके मानते हैं सीधे फ्रैक्शन, ठीक है। तो कैसे मानेंगे? तो देखिएगा यहाँ से हम मानते हैं, माना क्या चीज़ माना, तो 1/1 माइनस जेड स्क्वायर को और इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर को मानेंगे क्या, तो ax + b मानते थे किस चीज़ में, तो जब x के रिस्पेक्ट में निकालना रहता था इंटीग्रल, तब यहाँ आपको z के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मानेंगे az + b और अपॉन में पहला वाला 1 माइनस जेड स्क्वायर, और प्लस
तीसरा क्या होगा, तो सी जेड प्लस डी हो जाएगा, कहें कि ए और बी तो हमने मान लिया, तो सी और डी करके मानेंगे अगला वाला फैक्टर को, तो 1 माइनस 2z स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि ये होल स्क्वायर नहीं है, अगर होल स्क्वायर रहता ना तो एक बार एक पावर करके मानते, फिर दूसरा बी करके अगला में होल स्क्वायर करके मानते, ठीक है। तो ये है सिर्फ एक चर पे है पावर, तो इतना तो चलिए आप समझ रहे हैं। नीचे वाला का एलसीएम सेम आने वाला है, तो इधर तो 1 ही बचेगा, नीचे नीचे वाला कट जाएगा। ए जेड प्लस बी इंटू में क्या बचेगा, ये वाला 1 माइनस 2z स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सी जेड प्लस डी, और इंटू में 1 माइनस जेड स्क्वायर। सिर्फ ये बचेगा, ऊपर में नीचे वाला तो कैंसिल होना ही है, ठीक है। समझ रहे होंगे यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें आप कॉमन फैक्टर नहीं खोज सकते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को गुना करके सॉल्व करो, फिर उसके बाद जेड स्क्वायर का गुणांक, जेड का गुणांक और अचर पद में तुलना कर दो, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू ए जेड को 1 से गुना करेंगे तो ए जेड ही होगा, ए जेड को माइनस 2z स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2az क्यूब, यही होगा ना 2az क्यूब, प्लस बी को 1 से गुना करेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस से गुना किया तो माइनस 2bz स्क्वायर हो जाएगा, गुना करना आप जानते हैं। फिर इससे दोनों में गुना करेंगे तो प्लस सी जेड होगा, सी जेड को माइनस जेड स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस सी जेड क्यूब हो जाएगा। फिर क्या होगा, डी को 1 से गुना किया तो डी होगा, और माइनस डी को जेड स्क्वायर से गुना करेंगे तो डी जेड स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे 3 टर्म हो सकता है, जेड स्क्वायर होगा, या तो जेड वाला होगा, या तो कांस्टेंट होगा, तो तीनों का तुलना कर देंगे, तीनों को एक साथ ले लेंगे, तो 1 बराबर, पहले जेड स्क्वायर वाला खोजो, यहाँ जेड क्यूब वाला भी है भाई, तो जेड क्यूब वाला ये रहा, जेड क्यूब वाला ये रहा, दो गो है, तो इसको हम इस दोनों में से अगर हम जेड क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 2a और यहाँ बचेगा माइनस सी, ठीक है। अब देखो, अब जेड स्क्वायर वाला खोजो, तो ये रहा जेड स्क्वायर वाला और ये रहा जेड स्क्वायर वाला, तो अगर हम प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचता है माइनस 2b और यहाँ से बचता है माइनस d, ठीक है। अब खोजो जेड वाला, यहाँ से जेड वाला रहा, तो हम क्या करेंगे, प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा क्या a। अब देखो अगला जेड वाला, यहाँ से बचेगा c, ठीक है। अगला जेड वाला नहीं है, तो ये हो गया। अब अचर पद जो भी ए बी सी है उसको लिख देंगे कांस्टेंट वाला को, तो देखिएगा b है कांस्टेंट तो प्लस b, और अगला क्या है d है कांस्टेंट तो प्लस d। सारा का काम हो गया, सब का तुलना कर देंगे। डायरेक्ट से हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तुलना करने पर, किस किस का तुलना कर रहे हैं आपको पता है ना, जेड क्यूब का गुणांक, जेड स्क्वायर का गुणांक, जेड का गुणांक और कांस्टेंट पद। तो देखिएगा किस तरीके से होता है, बहुत ही प्यारे तरीके से होगा। सभी का तुलना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2a माइनस सी, जेड क्यूब का गुणांक है ना, इसका इधर कितना गुणांक है, कुछ नहीं है, गुणांक तो 0 है, इधर हम 0 जेड क्यूब प्लस 0 जेड स्क्वायर प्लस 0 जेड के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है जेड स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है माइनस 2b और माइनस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी समीकरण 2। समीकरण 3 में क्या है, मतलब जेड के गुणांक में a प्लस सी है, इधर कोई है जेड का गुणांक कुछ नहीं है, 0 है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अचर पद कितना है, b प्लस डी है, b प्लस डी, और इधर अचर पद कितना है, बराबर की साइड 1 है, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, ये मान लो समीकरण 4। 4 इक्वेशन हमको मालूम चल गया, इसमें से हमको क्या करना है, ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ए बी सी डी के भी वैल्यू को बहुत ही प्यारे तरीके से ज्ञात करेंगे। इतना तक नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के सॉल्यूशन पे। तो देखिएगा इस तरीके के इक्वेशन, 4 इक्वेशन दे दिया है, आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो कोई सा भी, किसी भी इक्वेशन में कोई सा ऐसा है जो कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ है माइनस सी, यहाँ है प्लस सी, 1 और 3 से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ है माइनस डी, यहाँ है प्लस डी, 2 और 4 से डी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसी दोनों से चलेंगे, तो चलते हैं समीकरण किससे, 1 में जोड़ते हैं किसको, 3 को, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 3 से चल रहे हैं, तो देखिएगा क्या है, माइनस 2a माइनस सी बराबर 0 के है, और तीसरा इक्वेशन में क्या है, a प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस a बराबर 0, मतलब a का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन इसमें आप 3 में आ जाओ, 3 में आप a का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो c का भी मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से आपको c बराबर भी आ गया 0, ठीक है।
अब चलो ए और सी का मान हमको पता चल गया। 3, 2 में और 4 में चलेंगे तो समीकरण 2 और 4 से चलने से क्या होता है देख लेते हैं। समीकरण 2 और प्लस 4 से क्या होगा, देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -2b माइनस डी बराबर 0 है। यहाँ क्या है, b प्लस डी बराबर 1 है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा। -2b प्लस b कितना होगा, -b बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा ना 1। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब देखो ये चौथा जो समीकरण था इसमें आप b का वैल्यू -1 रखते हैं तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें अगर -1 रखेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा d का वैल्यू कितना, तो 2 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया सभी चीज़ का वैल्यू। a c 0 हुआ, b और d -1 और 2 हुआ। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो देखिएगा ये इंटीग्रल ऑफ 1 - z², इस टर्म को माने थे ये वाला, लेकिन इसके पहले को गुणांक भी था, कांस्टेंट भी था 1/4। ठीक है, तो नाउ क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 1/4 रहेगा ही। ठीक है, और इनटू में ये वाला टर्म था ना, तो इसको हमने माना था ये वाला, तो 1/4 रहने देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/1 - z² और इनटू में 1 - 2z², और इंटीग्रल किसके सापेक्ष था, z के सापेक्ष। ये चीज़ था, इस चीज़ का इंटीग्रल आपको ज्ञात करना था। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को हमने ये वाला माना था, तो चलिए 1/4 रहने दिया हमने। इंटीग्रल ऑफ इस पूरे टर्म को हमने ये माना था ना, az प्लस b, a का मान 0 है तो ये हो जाएगा 0z, और b का मान क्या है, -1 है तो -1 हो जाएगा, अपोन में 1 - z²। ठीक है, प्लस है, प्लस दे देते हैं। c का वैल्यू क्या है, 0 है तो ये भी 0z हो जाएगा, और प्लस d है ना, तो d का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 - 2z²। इस तरीके से इसको भी गामा पहना देते हैं, और इस पूरे का इंटीग्रल क्या होगा, z के सापेक्ष। चलिए ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, चलिए कुछ हल्का हुआ। ठीक है, चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये 0 हो गया तो ये 0 होगा ही, तो क्या हम इस -1 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे तो ये -1/4 हो जाएगा। इंटीग्रल बचेगा 1/1 - z² का, इंटीग्रल z के सापेक्ष। ठीक है, 1/4 है तो 1/4 तो रहेगा ही, और इसका कांस्टेंट 2 जो है बाहर आएगा, क्योंकि 0z ये तो 0 हो गया, इसका कोई काम नहीं। ये 2 कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रल ऑफ 1/1 - 2z² का इंटीग्रल z के सापेक्ष। ये लाइन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ जाएगा पूरा। देखिएगा इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन किस फॉर्म पे आया, 1/a² - x² के फॉर्म पे, और ये भी इसको भी 1/a² - x² के फॉर्म पे ले आ सकते हैं। तो -2z² है ना, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, चूँकि हो सकता है समझ में ना आए आप लोग को। तो -1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/1 का स्क्वायर - z² लिख सकते हैं, इंटीग्रल z के सापेक्ष, प्लस इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/1 का स्क्वायर -√2 और z, इसका स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। ये भी आ गया a² - z² के फॉर्म पे, ये भी आ गया a² - z² के फॉर्म पे। क्या होता है इंटीग्रल 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4, और 1/2 से गुना होगा log ऑफ मॉड ऑफ, एक बार प्लस करके 1 + z, और एक बार माइनस करके 1 - z। ठीक है, प्लस इधर 1/2 है, लेकिन इसका इंटीग्रल होता है 1/2, तो 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ, एक बार प्लस करके 1 + √2z, z ध्यान रहे रूट से बाहर है, और एक बार माइनस करके √2z, और प्लस में c। अब क्या करना है आपको, z का वैल्यू आराम से रख देना है। ये कितना हो जाएगा, -1/8 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + z, हमने किसको माना था, sin x को माने थे, sin x को। तो z किसको हम माने थे, sin x को, हाँ sin x को, तो sin x रख देंगे इसकी जगह पर। ये हो जाएगा 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, और प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 log ऑफ, अच्छा, ध्यान नहीं दिए। देखिए यहाँ z का गुणांक है √2 है ना, z का गुणांक, तो √2 से भी तो भाग करना पड़ेगा ना। तो ये तो 1/2 हो गया, और साथ में हम √2 से भी इसको भाग करेंगे, तो डिवाइड में √2 हो गया।
तो क्या हो जाएगा 1/4√2, ठीक है, log ऑफ mod ऑफ 1 + √2 साइन थीटा, साइन थीटा नहीं था, साइन एक्स था, साइन एक्स और बट्टा में 1 - √2 साइन एक्स, ठीक है, मॉड बंद प्लस सी। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी आज की तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, और बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एकदम से मस्त रहिए। थैंक यू।